हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ प्रो गाइडर। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 साइंस के लिए PYQ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें एक क्लास हुआ था और अब सेकेंड क्लास है जो 15 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 का है साइंस का। वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हम लोग दोनों में पढ़ेंगे और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है, वो भी करेंगे। ठीक है, और जो लगेगा इस पर कुछ ऐड करना है तो वो आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। Taxonomy key is one of the taxonomic tools in the identification and classification of plant and animal. It is used in the preparation of, मतलब कह रहा है पादपों और प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण करने में वर्गीकीय कुंजी एक वर्गीकीय साधन है। इसका प्रयोग किसे तैयार करने में किया जाता है? तो ये है मोनोग्राफ और फ्लोरा दोनों। तो इसका सही आंसर हो गया सी, ए एंड बी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्गीकीय कुंजी का प्रयोग एक प्रजाति के विस्तृत अध्ययन के लिए मोनोग्राफ तैयार करने में तथा किसी क्षेत्र में पौधे के समृद्धि जात मीन्स फ्लोरा को तैयार करने में किया जाता है। वर्गीकीय कुंजी एक ऐसा वर्गीकीय साधन है जो एक विशिष्ट जाति या वर्ग के अंतर्गत आने वाले पादपों या प्राणियों को उनके विशेष लक्षणों के आधार पर पहचानने और वर्गीकृत करने में मदद करती है। वर्गीकीय कुंजी का प्रयोग वनस्पति जगत या मोनोग्राफ तैयार करने में किया जाता है। मोनोग्राफ एक विस्तृत वर्गीय ग्रंथ है। मोनोग्राफ क्या है? एक विस्तृत वर्गीय ग्रंथ है जो एक विशिष्ट वर्ग, वंश, कुल, जाति या उपजाति के सभी पादपों का वर्णन, वर्गीकरण, वितरण और नामकरण करता है। वनस्पति जात का अर्थ है किसी क्षेत्र में विशेष या काल विशेष से पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे का समूह। वनस्पति जात का क्या अर्थ है? किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following is a defining character of living organism? मतलब कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सजीव जीवों का ऐसा अभिलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब वह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। वृद्धि, जनन और बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना सजीव जीवों का सामान्य अभिलक्षण है जो इन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग करता है। ये हम लोग देख लिए सजीव और निर्जीव का क्या डिफरेंस है वो बता रहा है कि वृद्धि, जनन और बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन, मतलब प्राणियों के किस श्रेणी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? तो ग्रंथिहीन त्वचा किसे पाई जाती है फ्रेंड्स? तो वो पाई जाती है कैमेलियन एंड टर्टल में, कैमेलियन तथा कछुआ में। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। मेढक तथा कबूतर में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ वही बता रहा था। कैमेलियन और टर्टल में, मेढक तथा कबूतर में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है। ग्रंथिहीन त्वचा वह त्वचा है जिसमें पसीना या तेल उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां नहीं होती। इस प्रकार त्वचा आमतौर पर रेशे या पंखों से ढकी होती है। तो इसका फ्रेंड आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें गलत दिया हुआ है, सी हो जाएगा इसका आंसर। Which of the following is not a connective tissue? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो वो क्या है? बी, कार्टिलेज नहीं है। मांसपेशियों, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मांसपेशियों शरीर के चलने की क्षमता को संभालती है, जबकि संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न हिस्सों को साथ बांधने एवं समर्थन प्रदान करने का काम करती है। संयोजी ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, रेशे और भरण पदार्थ होते हैं जो विभिन्न कार्यों को योगदान करते हैं, जैसे रक्त, अस्थि, उपास्थि, कंडरा, स्नायु आदि संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, कंकाल पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी पेशीय ऊतक के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रपोज्ड द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के तत्व
प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल की प्रस्तावना किसने दी थी? तो ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में, 1972 में प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल की प्रस्तावना सिंगर और निकोलसन ने की थी। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली में एक लिपिड बाइलेयर, दो अणु मोटी परत जिसमें मुख्य रूप से एम्फीफैटिक फॉस्फोलिपिड होते हैं, जिसमें प्रोटीन अणु एम्बेडेड होते हैं। लिपिड बाइलेयर झिल्ली को तरलता और लोच देता है। प्रोटीन अणु झिल्ली के विभिन्न कार्यों में भूमिका निभाती है, जैसे रासायनिक वाहक, रिसेप्टर, एंजाइम और अभिक्रिया केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड, द मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, कह रहा है सजीवों का सबसे प्रचुर मात्रा में रसायन कौन सा हो सकता है? तो ये हो जाएगा वाटर। सजीवों का सबसे ज्यादा कौन रहता है फ्रेंड्स? वाटर रहता है। सजीव का सबसे प्रचुर मात्रा में रसायन जल है। जल सभी जीवों के शारीरिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल अनेक जैविक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे पोषक पदार्थों का वितरण, उत्पादों का निष्कासन, ताप संतुलन, अभिक्रिया के वातावरण का निर्धारण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, मियोसिस अगर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, कह रहा है जीवों में अर्धसूत्री विभाजन किस दौरान होता है? तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। किसके द्वारा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के दौरान, लैंगिकता जनन के दौरान। ठीक है। जीवों में अर्धसूत्री विभाजन और यौन प्रजनन लैंगिक जनन के दौरान होती है, जिसमें एक संयुक्त उत्तक द्वारा नए जीवन की रचना होती है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस प्रक्रिया यौन प्रजनन में विविधता और विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका बनती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। यह विभाजन लैंगिक जनन के दौरान होती है, जब दो जीवों के गुणसूत्रों का मिश्रण होता है। समझ गए फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ डाइजेस्टिव सिस्टम? कह रहा है कि कौन सा विकार पाचन तंत्र संबंधित नहीं है? तो ये क्या है? टेटनस नहीं है फ्रेंड, क्योंकि डायरिया है, जोंडिस है, डिसेंट्री है, बस टेटनस नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेटनस विकार एक जीवाणु संक्रमण है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्या करता है टेटनस? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। टेटनस एक घातक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टेटनी के कारण होता है। टेटनस किसके कारण होता है? बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टेटनी के कारण। यह रोग घावों में बैक्टीरिया के प्रवेश से होता है और तनावपूर्ण ऐंठन, दर्द, बुखार और अक्सर मृत्यु का कारण बनती है। टेटनस क्या करती है फ्रेंड्स? मृत्यु का कारण तक बन सकती है। दस्त, पीलिया, पेचिश पाचन तंत्र से संबंधित है, अतः टेटनस विकार पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टेटनस। इन ब्रीदिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, कह रहा है श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है स्पाइरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? स्पाइरोमीटर द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइरोमीटर। स्टेथोस्कोप दिल की धड़कन और अन्य आंतरिक ध्वनियों की सुनने के लिए प्रयुक्त किया गया है स्टेथोस्कोप। ठीक है। स्पाइरोमीटर में श्वसन गतियों में वायु की आयतन का आकलन करते हैं। स्फेग्नोमीटर का उपयोग रक्तचाप के मापने के लिए किया जाता है। स्फेग्नोमीटर क्या करता है फ्रेंड्स? रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है और ये पूछता ही रहता है, इसको याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है फ्रेंड्स? आर्द्रता को मापता है, ह्यूमिडिटी को मापता है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल लैक न्यूक्लियस इन ह्यूमन? तो इसमें इरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? इरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो इरिथ्रोसाइट्स में केंद्रक नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। इरिथ्रोसाइट्स लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। परिणाम स्वरूप इरिथ्रोसाइट्स के पास रिक्त स्थान अधिक होता है, जिसके कारण ये शरीर में ऑक्सीजन का संचालन ठीक से करती है। केंद्रक के अनुपस्थिति होने के कारण ये हीमोग्लोबिन की अधिक मात्रा को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, जिसको श्वेत रक्त कोशिका WBC कहते हैं, ये प्रकार है। सभी कोशिकाएं केंद्रक युक्त होती है। ये इसमें क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स में, इसिनोफिल्स में, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट सभी में क्या होता है? कोशिका होती है। लेकिन इरिथ्रोसाइट्स में क्या होता है? इसमें केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। इस सब में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस एट, निम्नलिखित में से किसमें रुधिर का निस्यंदन होता है? तो ये होता है मल्पिगियन पिंड में, मल्पिगियन बॉडी में, मल्पिगी बॉडी में होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिक पिंडाणु मतलब मल्पिगियन पिंड ब्रिक के नेफ्रॉन का रक्त निस्यंदन घटक है। ये ग्लोमेरुलस
और वोमेन कैप्सूल से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल से मिलकर बना होता है मिल्फिगियन बॉडी। ग्लोमेरुलस कोशिकाओं में का एक गुच्छा है जो अभिवाही धमनिका से रक्त प्राप्त करता है और अपवाही धमनिका से रक्त प्राप्त करता है और अपवाही धमनिका के माध्यम से रक्त भेजता है। यह संरचना एक कप के आकार की कैप्सुलर संरचना से घिरी होती है जिसमें बोमेन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसको? बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। समीपस्थ कुंडली नलिका पीसीटी, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी, संग्रहिक वाहिनी ब्रिक नलिका का भाग है जो तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट्स के हेमियोस्टेटिस के लिए जिम्मेवार है। कौन है जिम्मेवार? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, संग्राहक वाहिनी, फिर ब्रिक नलिका, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स और के हेमियोस्टेटिस के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटी फेज ऑफ द मसल्स इज लोकेटेड इन। पेशी का एटीपेज कहाँ स्थित है? तो ये मायोसिन में होता है। किसमें होता है फ्रेंड? मायोसिन में। एटीपेज एक प्रकार का एंजाइम है जो एटीपी को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करता है। पेशी का एटीपेज मायोसिन प्रोटीन के शीर्ष पर स्थित होता है जहां पर एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ता है। मांसपेशी के संकुचन के दौरान एटीपी का एडीपी में अकार्बनिक फॉस्फेट में हाइड्रोलाइसिस होता है। मायोसिन एटीपेज कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ की उपस्थिति में अभिक्रिया को प्रेरित करता है। एटीपी टू क्या बनता है फ्रेंड्स? एडीपी, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट कम हो जाता है। ये मायोसिन के पास जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, मायोसिन के साथ एक्टिन फिलामेंट में के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन मेंटेन। सुप्त झिल्ली का विभव किसके द्वारा कायम रहता है? तो ये रहता है आयन पंप के द्वारा फ्रेंड। किसके द्वारा रहता है? आयन पंपों के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुप्त झिल्ली का विभव एक तंत्र कोशिका के अंदर और बाहर के आयनों के विभेदी वितरण के कारण होता है। इस वितरण के आयनों पंपों द्वारा कायम रखा जाता है जो झिल्ली में आयनों को ऊर्जा आधारित रूप से पंप करते हैं। आयन पंपों के बिना आयनों का वितरण समान हो जाएगा और सुप्त झिल्ली का विभव शून्य हो जाएगा। हार्मोन और तंत्र पेशियां सुप्त झिल्ली का विभव बदल सकते हैं लेकिन वो इस पर कायम नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फ्रेंड देखते हैं कि ए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप एंड वीक साइकिल। तो ये को हो जाएगा, ये हो जाएगा मेलाटोनिन। आई थिंक होना चाहिए, हाँ मेलाटोनिन इसका होगा आंसर। क्या कह रहा है कि सामान्य निद्रा जागरण चक्र के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? मेलाटोनिन है। सामान्य निद्रा जागरण चक्र के लिए जिम्मेदार हार्मोन मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन पिनियल ग्लैंड से उत्पन्न होता है। मेलाटोनिन कहाँ से फ्रेंड्स निकलता है? पिनियल ग्लैंड से सेक्रेट होता है और रात दिन के चक्र को नियंत्रित करके सुबह की उत्तेजन और रात्रि की नींद को समायोजित करता है। इपिनेफ्रिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा स्रावित होकर किया जाता है जो शरीर की फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इपिनेफ्रिन क्या करता है? फ्लाइट या फाइट का प्रतिक्रिया निभाता है। गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक एंट्रम और ड्यूनम की जी कोशिकाओं में बनता है और अम्ल के स्राव और पाचन को बढ़ाता है। गैस्ट्रिक हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के बीटा कोशिका द्वारा उत्पन्न होता है और शरीर के कोशिकाओं को रक्त में मौजूद ग्लूकोज की अवशोषित करने और ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेटेड हार्मोन कॉल्ड। पित्त पिंड से स्रावित हार्मोन का नाम क्या है? तो ये प्रोजेस्टेरोन होता है। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होता है फ्रेंड? प्रोजेस्टेरोन होता है। पित्त पिंड से स्रावित हार्मोन का नाम प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय दीवार को मजबूत रखने, गर्भाशय में भ्रूण स्थायित्व को सुनिश्चित करने और गर्भ को साधारित रूप से बनाए रखने में मदद करता है फ्रेंड्स। यह गर्भ निरोधन के में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और स्तन दूध का उत्पादन को बढ़ाता है। मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है फ्रेंड्स प्रोलैक्टिन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है और रक्त में सोडियम पोटेशियम स्तर को नियंत्रित करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन पुरुष में वृषण और महिलाओं में अंडाशय से स्रावित होता है और लैंगिक उपलक्षता को विकसित करता है। क्या करता है? लैंगिक उपलक्षता को, टेस्टोस्टेरोन। ये सेक्स हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? तो क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है फ्रेंड्स। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये दोनों ही तत्व क्रोमोसोम की संरचना और कार्य में भूमिका निभाते हैं, जिसे डीएनए तीनों जीनों को धारित करता है जबकि प्रोटीन संरचना एवं क्रोमोसोम की स्थिति को सहारा देता है। क्रोमोसोम कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो आनुवंशिकी गुण को
गुणों को निर्धारित व संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो क्रोमोसोम का आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन? निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली आवरण होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स, वो होगा वैक्यूल का भी होगा, और ऑप्शन देख लेते हैं इधर क्या है, वैक्यूल और लाइसोसोम दोनों का होगा फ्रेंड्स, बी एंड सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, वैक्यूल एंड लाइसोजीन। दोनों में क्या होता है? मतलब एकल झिल्ली का आवरण होता है। राजधानी और लाइसोसोम दोनों ही एकल झिल्ली आवरण कोशिकांग है। राजधानी एक गोलाकार या अंडाकार थैली होती है जो कोशिकाएं विभिन्न पदार्थों को संग्रहित और परिवहित करती है। लाइसोसोम एक छोटी थैली होती है जो कोशिका में विभिन्न एंजाइमों को धारण करती है, जो कोशिका के अन्य घटकों को तोड़ने और पचाने में मदद करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर 2 झिल्ली का आवरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है फ्रेंड्स? 2 झिल्ली होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। कार्टिलेज किसमें नहीं होता है, मतलब किसमें उपस्थिति नहीं पाई जाती है? तो ये किडनी में उपस्थिति नहीं पाई जाती है। कार्टिलेज नोज में पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है, लेरिंग से पाया जाता है, लेकिन किडनी में नहीं पाया जाता है। इससे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपास्थि एक संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों को लचीलापन और सपोर्ट प्रदान करता है। नाक, कान और कंठ में उपस्थिति पाई जाती है। उपास्थि की संरचना के अनुसार ये कोलेजन या एलोजेस्टिन के बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, हाइलिन उपस्थित, इलास्टिक और फाइब्रो उपस्थित। वृक्क हमारे शरीर का उत्सर्जक अंग है और इनका कार्य रक्त को शुद्ध करना और अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना है। वृक्क में उपस्थिति नहीं पाई जाती है। वृक्क में क्या होती है फ्रेंड्स? उपस्थिति नहीं पाई जाती। इसका आंसर हो जाएगा सी, किडनी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज, तो उसको oogenesis बोलते हैं। अंडाजनन, अंडाणु बनने की विधि क्या बोलते हैं? अंडजनन। अंडाणु बनने की विधि को अंडजनन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। अंडाणु मादा प्रजनन कोशिका है जो लैंगिक जनन में भाग लेती है। अंडजनन में एक द्विगुण कोशिका या प्राथमिक अंडक अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से 4 अगुणित कोशिकाएं में बदल जाता है। इनमें से एक ही कोशिका विकसित अंडाणु बनाती है, जबकि शेष 3 कोशिका अविकसित अंडाणु या पोलर बॉडी कहलाती है। विकसित अंडाणु शुक्राणु के साथ मिलकर युग्मज बनाता है जो नए जीव की उत्पत्ति का आधार होता है। अंडाशय महिलाओं के प्रजनन प्रणाली का मुख्य अंग है। अंडजनन की प्रक्रिया अंडाशय में होती है। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया द्वारा अंडाणु अंडाशय से निकलता है। अंडोत्सर्ग द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स? अंडाणु अंडाशय से निकलता है। अंडजनन की प्रक्रिया अंडाशय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस इन। मासिक चक्र किसमें होता है? तो ये मेंस्ट्रुअल बंदर में भी होता है, उसके बाद एप्स में भी होता है और ह्यूमन में भी होता है फ्रेंड्स। तो ये ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। मासिक चक्र वह प्रक्रिया है जिससे मादा प्रजनन कोशिका या अंडाणु का निर्माण वह रिलीज होती है। महिलाओं के शरीर में हार्मोन में होने वाले बदलाव की वजह से गर्भाशय से रक्त स्राव होता है। मासिक चक्र विभिन्न प्राणियों में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक जनन की संभावना है। मासिक चक्र सभी प्राइमेट्स में होता है। बंदर, कपी, मानव, सभी प्राइमेट में। इन प्राणियों में मासिक चक्र की अवधि अलग अलग होती है, जैसे कि बंदर में 29 दिन का, कपी में 37 दिन का और मानव में 28 से 35 दिन का। ये आगे पीछे हो सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है? ये थोड़ा बेसिक होता है। तो बेसिक क्या हो गया? 7.35 से 7.45 फ्रेंड्स। मानव रक्त का पीएच मानव शरीर के आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः 7.35 से 7.45 के बीच होता है, जो थोड़ा क्षारीय होता है, बेसिक होता है थोड़ा। ठीक है, 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। 7 से इधर मतलब 1 2 3 4 5 6 एसिडिक, 7 से 8 9 10 11 12 13 14 ये बेसिक होता है। ठीक है, ये थोड़ा क्षारीय होता है। भोजन से प्राप्त रक्त में सोडियम और क्लोराइड आयन की उपस्थिति के कारण यह थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है। सोडियम और क्लोराइड के कारण क्या होता है? ये थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है। यदि रक्त का पीएच बहुत अधिक अम्लीय हो जाता है तो यह लाल रक्त कोशिका के कार्य में हस्तक्षेप करता है, जो पूरे शरीर में कोशिकाओं में ऑक्सीजन की परिवहन करती है। अगर ज्यादा हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑक्सीजन की परिवहन नहीं कर पाएगी वो। विच वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो वो क्या है? टेस्टिस। टेस्टिक क्या है? प्राथमिक जनन अंग। वृषण पुरुष में प्राथमिक जनन अंग या प्रजनन अंग है। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और शुक्राणु उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। वृषण एक जोड़ी के रूप में अंडाकोश की थैली में स्थित होते हैं। अंडकोश की थैली ताप नियंत्रण यंत्र के तौर पर कार्य करती है और यह
यहाँ तक ताप शरीर के अन्य अंगों से कम होता है, 2 डिग्री कम होता है फ्रेंड्स टेस्टिस में और के अपेक्षा, पूरा बॉडी की अपेक्षा, जो शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। अंडकोश की थैली, लिंग और प्रोस्टेट द्वितीय जनन अंग होते हैं। ठीक है, द्वितीय जनन कौन होता है? स्कॉटम हो गया, पेनिस हो गया, प्रोस्टेट हो गया, ये सब क्या है? द्वितीय जनन, द्वितीय सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हम लोग पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? जन्म दर नियंत्रित की विधि कौन सी है? तो ये IUCDS हो गया। ठीक है, IUCDS जन्म दर नियंत्रण की विधि है। IUCDS का अर्थ अंतः गर्भाशयी उपकरण, इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। यह एक प्रकार का जन्म नियंत्रण का उपकरण है जो गर्भाशय में प्रविष्टि किया जाता है और गर्भाधारण को रोकता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, हार्मोनल और नॉन हार्मोनल। हार्मोनल IUCD थोड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं, जैसे GIFT गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, IVF ET STF बाहरी गर्भाधारण की विधियां है। गिफ्ट का अर्थ है गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, IVF ET का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, STF का अर्थ है ह्यूमन ट्यूबल फ्लूइड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज? इसमें से वायरल डिजीज कौन है? तो इसमें फ्लू, पोलियो, एड्स सभी है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्लू, पोलियो, एड्स ये सभी विषाणु जनित रोग है। ये विषाणु जनित रोग है जो विभिन्न प्रकार के विषाणु द्वारा फैलते हैं। फ्लू एक श्वसन तंत्र का रोग है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इसके लक्षण बुखार, ठंड, नाक बहना, गले में खराश, खांसी, सिरदर्द आदि है। ये किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा। ठीक है, पोलियो एक तंत्रिका तंत्र का रोग है जो पोलियो वायरस के कारण होता है। इसके लक्षण बुखार, गर्दन में अकड़न, मांसपेशी में कमजोरी, लकवा आदि है। किसका है? पोलियो का सिम्टम। एड्स एक प्रतिरक्षा तंत्र का रोग है जो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। इसके लक्षण है वजन घटना, त्वचा पर दाने, बुखार, दस्त, फेफड़ों में संक्रमण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग पढ़ते हैं, जोर्ज जॉन मेंडल वाज, जीजे मेंडल थे, ये थे ऑस्ट्रेलियन मॉन्क। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन पादरी थे। जीजे मोन एक ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक और पादरी थे जिन्होंने आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों की खोज की थी। मेंडल का जन्म 20 जुलाई 1822 के ऑस्ट्रिया के हेंजेनडॉर्फ शहर में हुआ था। मेंडल ने मटर के पौधे प्रयोग करके वंशागति के नियम बनाए जो अब मेंडल के नियम के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीन युग में आते हैं और माता पिता से अलग अलग इकाइयों के रूप में प्राप्त होते हैं। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक कैसे कहा जाता है फ्रेंड्स? मेंडल को याद रखिएगा। द मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन इज, विभिन्नता का परम स्रोत क्या है? विभिन्नता का परम स्रोत है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या है? विभिन्नता का परम स्रोत। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। उत्परिवर्तन विभिन्नताओं का परम स्रोत है। उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों के DNA में अनियमित बदलाव होते हैं। ये बदलाव जीवों के लक्षणों या विशेषताओं में विभिन्नता पैदा करते हैं। उत्परिवर्तन विभिन्न कारणों से हो सकते हैं जैसे कि रेडिएशन, रासायनिक पदार्थ, वायरस, DNA प्रकृति में त्रुटि आदि। फ्रेंड्स, उत्परिवर्तन जीवों के आनुवंशिकी लक्षणों में बदलाव लाते हैं जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकते हैं। इसमें जीवों की विभिन्नता बढ़ती है जो जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। म्यूटेशन हम लोग के लिए सही है। ठीक है, ये जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स इन गोन इज फाउंड इन लैक ओपरेंट? लैक ओपरेंट में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं फ्रेंड्स? तो ये होते हैं 3 होते हैं फ्रेंड्स। लैक जीन में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ZYA होते हैं आई थिंक। ठीक है, यही होता है, ये 3 होते हैं। हाँ, ZYA वही। लैक ओपरेंट एक आनुवंशिकी नियामक प्रणाली है जो एशेरियासी कोलाई मतलब ई कोलाई और अन्य बैक्टीरिया में पाया जाता है। यह लैक्टोज में परिवहन और चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लैक ओपरेंट में 3 संरचनात्मक जीन होते हैं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। लैक जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को क्रिएट करता है जो लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में विभाजित करने का कार्य करता है। लैक जेड क्या करता है? किसको कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, जो क्या करता है? ग्लूकोज को, लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक जेड फ्रेंड्स, लैक जेड क्या होता है? लैक परमिएज के लिए कोड करता है जो लैक्टोज अंतर्ग्रहण के लिए आवश्यक एवं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। लैक ए ट्रांस एसिटाइलेज
के लिए कोड करता है जो स्टाइल समूह को स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन इज प्रेजेंट इन विच ह्यूमन क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम 1 पे। मानव के निम्नलिखित गुणसूत्रों में जीन की संख्या सर्वाधिक होती है गुणसूत्र 1 में। मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े सामान्य गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र का महिलाओं में एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। गुणसूत्रों पर जीन की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन आमतौर पर लंबे गुणसूत्र पर जीन की संख्या अधिक होती है। मानव के सभी गुणसूत्रों में गुणसूत्र एक सबसे लंबा होता है, जिसमें लगभग 249 मिलियन नाइट्रोजन बेस और 4220 जीन होते हैं। इसके विपरीत गुणसूत्र वाई सबसे छोटा होता है, जिसमें केवल 59 मिलियन ट्राई नाइट्रोजिनस बेस होते हैं और 454 जीन होते हैं। इसलिए गुणसूत्र 1 पर जीन की संख्या सर्वाधिक होती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जीन वाई पे सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्क ऑफ। डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए? तो वो हो गए माल्थस के कार्य पे। किसके हुए थे? माल्थस। डार्विन अपने समय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत को पढ़कर प्रभावित हुए थे। माल्थस ने यह दावा किया था कि जनसंख्या की वृद्धि दर भोजन की उपलब्धता से अधिक होती है, जिसमें आवश्यक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा और जीवन के लिए संघर्ष होता है। डार्विन ने इस विचार को अपने क्रमिक विकास के सिद्धांत में शामिल किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जीवों के बीच अनुकूलन और विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इकिडना इकिडना क्या है? इकिडना फ्रेंड से कनेक्टिव लिंक है। किसका कनेक्टिव लिंक है इकिडना? वो सरीसृप और स्तनधारी का। सरीसृप और स्तनधारी एनिमल का। इकिडना सरीसृप और स्तनधारी के वर्गों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है, क्योंकि यह दोनों वर्गों की लक्षणों का संयोजन है। यह एक जीवित जाति है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाई जाती है। यह एक मोनिट्रीम है जो अंडे देने वाले स्तनधारी है। इकिडना और प्लेटिपस ये क्या है फ्रेंड्स? एनिमल जो स्तनधारी है बट एग लेइंग है, अंडा देता है। इनके शरीर में बाल और स्तन ग्रंथि पाई जाती है जो स्तनधारियों की पहचान है, लेकिन इनके पास न तो दांत होते हैं और न ही नाक के छिद्र होते हैं, जो सरीसृप के साथ समानता है। इनके पास एक लंबी और चिकनी नाक होती है, जिसका उपयोग वे भोजन ढूंढने के लिए करते हैं। इनके पांव में पंजे और लिंग अंग में शीर्षक होते हैं, जो सरीसृप के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मेन इंपोर्टेंट ऑफ टोबैको इज। तंबाकू का मुख्य अवयव क्या है? यह है निकोटीन। तंबाकू में क्या होता है फ्रेंड? निकोटीन। निकोटीन तंबाकू का मुख्य जहरीला घटक है जो तंबाकू के पौधों के पत्तों में पाया जाता है। निकोटीन C10H14N2 एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला रसायन होता है जिसमें नाइट्रोजन होती है। तंबाकू में मौजूद निकोटीन शराब, कैफीन और मॉर्फिन की तरह लत पैदा कर सकता है। निकोटीन का सेवन फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना, आनंद की लत पैदा करना, इसके साथ हृदय, फेफड़ों और मुंह के गले के कैंसर, रक्तचाप, दमा और अन्य बीमारियों का कारण भी बनता है फ्रेंड्स निकोटीन। विडाल टेस्ट फॉर, विडाल परीक्षण द्वारा किसका पता चलता है? तो ये टाइफाइड का पता चलता है फ्रेंड्स। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। विडाल टेस्ट टाइफाइड का पता चलता है। विडाल परीक्षण एक सीरोलॉजिकल एग्लूटिनेशन परीक्षण है जिसका उपयोग टाइफाइड या पैराटाइफाइड बुखार के निदान के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में रोगी के सीरम को साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी के व्यावसायिक रूप से उपलब्ध शुद्ध एंटीजन के साथ मिलाया जाता है, और यदि दृश्यमान एग्लूटेशन होता है तो परीक्षण का सकारात्मक माना जाता है। एड्स परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं: एंटीबॉडी परीक्षण, एंटीजन एंटीबॉडी परीक्षण और न्यूक्लिक एसिड परीक्षण। इसके द्वारा टीबी का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ काउ। निम्नलिखित में कौन गाय का प्रजाति नहीं है? तो ये सुरती जो है गाय का प्रजाति नहीं है। बाकी जर्सी, करन स्विस, करन फ्रीस ये सब गाय का प्रजाति है, सुरती जो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सुरती। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। सुरती गाय की प्रजाति नहीं है, सुरती भैंस की नस्ल है। सुरती क्या है फ्रेंड? भैंस की नस्ल है, जो माही और साबरमती नदियों के बीच गुजरात के कैरा और वडोदरा जिले में पाई जाती है। यह रंग भूरे एवं काले रंग की होती है। इसके सींग आकार में नुकीले और मध्यम आकार के होते हैं। जर्सी नस्ल की गाय सबसे पहले यूके के जर्सी द्वीप पर पाई गई है। यह गाय अपनी असीमित दूध देने की क्षमता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अधिकतर जर्सी गाय का रंग भूरा होता है और इसे सफेद रंग के धब्बे होते हैं।
करण स्विस एक संकर नस्ल की गाय है, संकर नस्ल की, जो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित की गई थी। करनाल द्वारा विकसित किया गया था करण स्विस। क से करनाल, क से करण स्विस याद रखिएगा फ्रेंड्स। यह ब्राउन स्विस एवं सहीवाल नस्लों की संकरण से बनी है। किसके हाइब्रिड से बना हुआ है ये? ब्राउन स्विस और सहीवाल के क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराए थे तब क्रॉस से बना है। करण फ्राइस एक संकर नस्ल की गाय है जो राष्ट्रीय दूध अनुसंधान के करनाल, मतलब करण भी करण से करनाल याद रखिएगा, ये द्वारा विकसित की गई है। होल्स्टीन मतलब फ्रेसियन और थारपारकर नस्लों की संकरण से बनी है। होल्स्टीन और थारपारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, स्पाइरुलिना इज रिच सोर्स ऑफ। स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत होता है? प्रोटीन का फ्रेंड्स। स्पाइरुलिना क्या होता है? प्रोटीन का होता है। स्पाइरुलिना साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल के एक बायोमास का प्रतिनिधित्व करता है जो मनुष्य के अन्य जानवरों के द्वारा सेवन किया जा सकता है। सूखे स्पाइरुलिना में 5% पानी, 24% कार्बोहाइड्रेट, 8% वसा, लगभग 60% कार्बन से 70% प्रोटीन होता है। यह एक संपूर्ण प्रोटीन स्रोत है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। स्पाइरुलिना के विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुपर फास्ट माना जाता है जो अनेक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। फ्रेंड्स, जो स्पेस में जाते हैं वो इन्हीं को पैक करके ले जाते हैं और वहाँ खाते हैं। जो स्पेस में जाते हैं वो स्पाइरुलिना को ही ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच माइक्रोब इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एंड विनेगर फ्रॉम मोलासेस। सिरका का उत्पादन मोलासेस से किसके सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? तो होता है एसिडोबैक्टर, एसिडोबैक्टर द्वारा फ्रेंड्स। इसका देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। एसिडोबैक्टर एक प्रकार का जीवाणु है जो अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है। एसिडोबैक्टर क्या करता है फ्रेंड्स? अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है। जीवाणु सिरका के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसिडोबैक्टर जीवाणु सिरका के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोलासेस एक प्रकार का शर्करा युक्त पदार्थ है जो चीनी के उत्पादन के बाद बचता है। मोलासेस में को यीस्ट के साथ किण्वन करके अल्कोहल बनाया जाता है, फिर इसे अल्कोहल को एसिडोबैक्टर के साथ किण्वन करके सिरका का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, विच ऑफ द बायो फर्टिलाइजर, कौन सा जैव उर्वरक है? इसमें सियानोबैक्टीरिया, माइकोरिजा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये सभी क्या है फ्रेंड्स? जैव उर्वरक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। सियानोबैक्टीरिया, माइकोराइजा और सहजीवी जीवाणु ये सभी जैव उर्वरक है। सियानोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से नाइट्रेट का या अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। सियानोबैक्टीरिया, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। माइकोरिजा एक प्रकार कवक है जो पौधे की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। यह पौधे को फास्फोरस, जिंक, कॉपर, अन्य खनिजों को अवशोषित करने में मदद करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सहजीवी जीवाणु को जीवन होते हैं जो पौधे के साथ लाभकारी संबंध बनाते हैं। वो पौधे के रोगों से बचते हैं, उनकी वृद्धि बढ़ाते हैं और उन्हें आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 37 नंबर, विच इज नॉट फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा पदार्थ मौजूद नहीं होता है? तो वो क्या होता है? ग्वाडिनिन। साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वाडिनिन नहीं होता है, ग्वानिन होता है फ्रेंड्स। ग्वाडिनिन एक प्रकार कार्बनिक यौगिक है जो न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता। यह एक नाइट्रोजन युक्त बेस है। न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला नाइट्रोजन युक्त बेस है, दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिमिडीन और प्यूरिन। एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन है, जबकि थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल प्यूरिमिन है। फ्रेंड, इससे ऐसे याद रखिएगा, कट द पाई, कट द पाई। पाई मतलब पिरामिडीन और साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, ये पाया जाता है पिरामिडीन में, जिसमें साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है आपको आरएनए में, और साइटोसिन, थाइमिन पाया जाता है डीएनए में। यूरासिल के जगह पे थाइमिन आ जाता है डीएनए में, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? ये, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फ्लेवर सेवर इज द ट्रांसजेनिक फॉर्म ऑफ। फ्लेवर सेवर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है? तो यह है टोमेटो का। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्लावर सावर एक ट्रांसजेनिक टमाटर है जिसमें पॉलीग्लूटारोनेज एंजाइम का संश्लेषण न होने के कारण यह लंबे समय तक ताजा एवं खुशबूदार बना रहता है। ये कैलिफोर्निया के कैलगेन कंपनी द्वारा उत्पादित किया गया है और 1992 में अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा समक्ष इसे प्रस्तुत किया गया। पॉलीगैल्टूरोनेस में पैक्टिन नामक कोशिका भित्ति घटक को घोलने की क्षमता होती है जिसके परिणामस्वरूप टमाटर नरम हो जाते हैं। फ्लावर सावर टमाटर में इस एंजाइम का निर्माण बाधित होता है जिसमें टमाटर को शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, नियासिन विटामिन इज, नियासिन विटामिन किसको कहते हैं? B3 को नियासिन बोलते हैं फ्रेंड्स। B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटीन एसिड के रूप में भी जाना जाता है। नियासिन का उपयोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने, त्वचा को सुधारने और गठिया के लक्षणों को कम करने में किया जाता है। नियासिन की कमी से प्लेगरा रोग हो सकता है। नियासिन की कमी से क्या हो सकता है फ्रेंड? प्लेगरा, जो त्वचा, मुंह और आंतों को प्रभावित करता है। नियासिन के कुछ प्रमुख खाद्य स्रोत अंडे, मछली, मांस, दूध, दलिया, मूंगफली, चना, आलू, गोभी आदि है फ्रेंड्स। विटामिन B1 को थियामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी को राइबोफ्लाविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबैलामिन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज, पहली ट्रांसजेनिक फसल क्या थी? वो टोबैको थी फ्रेंड्स। पहली ट्रांसजेनिक फसल थी टोबैको। ट्रांसजेनिक फसल ऐसे पौधों को संदर्भित करती हैं जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों के माध्यम से संशोधित किया गया है। इन फसलों में विशिष्ट जीन को उनके डीएनए में प्रवेश कराया जाता है ताकि नई विशेषता या लक्षण प्रदान किए जा सके। पारंपरिक प्रजनन विधियों के माध्यम से प्रजातियों में स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते हैं। विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फल असल 1983 में विकसित की गई थी, जो एक तंबाकू का पौधा था जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं लियोफाइट, लिथोफाइट, लियोफाइट फ्रेंड्स। लिथोफाइट एक ऐसे पौधे हैं जो चट्टानों पर या उनकी दरारों में उगते हैं। लियोफाइट के उदाहरण में पेप्सिकोडिलम, ऑर्किड, फर्न, कई शैवाल और लीवर बर्ड्स शामिल हैं। ऑक्सुलोफाइट ऐसे पौधे हैं जो अम्लीय मिट्टी में उगते हैं, उदाहरण ब्लूबेरी, रोडोडेंड्रोन, पाइन आदि। एरियोफाइट ऐसे पौधे हैं जो हवा में उगते हैं या अन्य पौधे के ऊपर लगे होते हैं, उदाहरण स्पेनिश मॉस, टिंडाल्सिया, ब्रोमिलियार्ड आदि। एरियोफाइट क्या है? हवा में उगते हैं। हेलोफाइट ऐसे पौधे हैं जो लवण जल में उगते हैं, उदाहरण मैंग्रोव, सैलिकॉर्निया, सपार्टिना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन क्या है? यह है SO2 पोल्यूशन का, SO2 प्रदूषण का। लाइकेन SO2 प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन शैवाल और कवक की एक मिश्रित थैलॉइड संरचना है। लाइकेन क्या है? शैवाल और कवक की कनेक्टिव लिंक है। शैवाल और कवक दोनों सहजीवी सहचर्य में रहते हैं, अर्थात वो एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं। लाइकेन वातावरणीय प्रदूषकों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये प्रदूषण युक्त स्थानों में नहीं उग सकते। विशेष रूप से लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। ये SO2 की अधिक सांद्रता पर में मर जाते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर इज 10%। 10% का यहाँ चल रहा है थ्योरी कि एक पोर्शन सत्र से दूसरे पोर्शन जाएंगे तो उसका 10% ही जाएंगे। मीन्स कि अगर ए है एक पोर्शन और एक बी है तो ये अगर 100% है तो ये इसका 10 ही जाएगा। फिर नेक्स्ट इसका सी में 1% ही जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट में 0.1% ही जाएगा फ्रेंड। मतलब 10% का वो फ्लो चलता है, एनर्जी फ्लो। जैविक समुदाय में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। परितंत्र के भीतर एक निश्चित पोषण संरचना पाई जाती है। समुदाय के भीतर विभिन्न प्रकार के जीवों के असन स्थानों को पोषण स्तर कहते हैं। एक पोषण स्तर में बायोमास के रूप में संग्रहित ऊर्जा का औसत केवल 10% ही एक स्तर से दूसरे तक जाता है। इसे 10% नियम के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में आगे चलती है वैसे वैसे ऊर्जा की उपलब्धता घटती जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the percentage of photosynthetically active radiation in ecosystem? मीन्स प्रासंगिक विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण की क्या प्रतिशत होती है? तो वो होती है 59% फ्रेंड्स। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रासंगिक विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण 50 से 59% होता है। प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण वह विकिरण है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है। यह सूर्य से आने वाले विकिरण का वह भाग है जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच तरंगदैर्ध्य में आता है। यह निश्चित हरे पौधे द्वारा प्रकाशित संश्लेषण के लिए अवशोषित किया जाता है और उन्हें ऊर्जा और ऑक्सीजन प्रदान करता है। शेष 50% सौर विकिरण या तो बादलों में द्वारा अवशोषित हो जाते हैं या परावर्तित कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द एवरेज लाइफ ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप इज, खेती योग्य फसल की औसत आयु क्या होती है? तो इसका देखिए फ्रेंड्स क्या होता है।
फसल की आयु उसके प्रकार और उसके विकास काल पर निर्भर करते हैं। आमतौर पर फसल को दो श्रेणियों में बांटा गया है, वार्षिक और बहुवार्षिक। वार्षिक फसलें वो होती हैं जो एक वर्ष में उगाई और काटी जाती है, जिसमें अनाज, दाल, तेल, फसलें, सब्जियां और फूल आदि शामिल है। इनकी औसत आयु 1 से 2 वर्ष होती है। बहुवर्षीय फसलें वो होती हैं जो 1 से अधिक वर्ष तक उगती रहती है, जैसे फल, बागानी फसलें, चाय, कॉफी, रबर, इलायची आदि शामिल है। इनकी औसत आयु 5 से 15 वर्ष होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नेशनल गार्डन ऑफ इंडिया इज, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये जिम कॉर्बेट है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1936 में हुई थी। इसके संस्थापक सर मैकलम हैली के नाम इसका हैली नेशनल पार्क रखा गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यह रामगंगा की पाटली दून घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, जिसके अंतर्गत 821.99 वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट बाघ संरक्षित क्षेत्र में आता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 1974 में कर्नाटक में स्थापित किया गया था। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान 1986 में केरल में और दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में स्थापित किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था फ्रेंड्स। 47 हम लोग देख लेते हैं। इन इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व वाज स्कैटर्ड इन, भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था फ्रेंड 1986 में। जैव मंडल रिजर्व प्रारंभ कब हुआ था? 1986 में। भारत सरकार ने 1986 में नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल की स्थापना की थी। यह भारत में स्थापित पहला जैव मंडल रिजर्व था फ्रेंड्स। इसके बाद भारत में अब तक 18 जैव मंडल रिजर्व स्थापित किए गए। नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ों में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है क्षेत्र है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। यह यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है फ्रेंड्स। द कॉज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का कॉज क्या है? तो ये NO2 और SO2। अम्लीय वर्षा का कारण NO2 और SO2 है। जीवाश्म ईंधन को जलाने से औद्योगिक प्रक्रिया वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी अम्लीय गैस उत्सर्जित होती है। ये गैस वायुमंडल में जलवाष्प के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है। यह अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर गिरते हैं और वातावरण, जल, मृदा, जीवन और संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होता है, जो अम्लीय वर्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इज, कौन सा निम्नकरणीय प्रदूषक है? तो वो है सीवेज, बाहितमल। बाहितमल क्या है? बायोडिग्रेडेबल, निम्नीकरणीय। निम्नीकरणीय प्रदूषक वो हैं जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा विघटित किया जा सकता है। आमतौर पर सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा बाहितमल एक निम्नकरणीय प्रदूषक है, क्योंकि यह जलीय जीवाणुओं द्वारा विघटित हो सकता है। पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टस गैर निम्नकरणीय प्रदूषक है, जो क्योंकि ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड, पुष्प के नर प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एंड्रोसियम और फीमेल को गाइनोसियम। पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं। यह पुंकेसर का बना होता है। पुंकेसर में पुतंतु, परागकोश और योजी होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जो प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जयांग पुष्प का मादा जनन अंग है। जयांग जो है मादा जनन अंग है, जो अंडक का बना होता है। कोरेला मतलब दलपुंज पुष्प का सहायक अंग है, जो दलों का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, साइटोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मा ग्रेन इज रिच इन, परागकण का कोशिका द्रव किससे धनी होता है? तो ये होता है फ्रेंड स्टार्च और फ्लेवोनोइड का 51 का सी। परागकण में कोशिका द्रव स्टार्च और फ्लेवोनोइड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो परागकण के ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है। फ्लेवोनोइड एक प्रकार का रंग द्रव्य है जो परागकोश का रंग और गंध प्रदान करता है, जो परागकण में कीटों को आकर्षित करने में मदद करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियानोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर मोनेरा। सियानोबैक्टीरिया किसके अंदर आता है? मोनेरा के। सियानोबैक्टीरिया को निम्नलिखित किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो वो मोनेरा को। सियानोबैक्टीरिया को मोनेरा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। मोनेरा वह जीव वर्ग है जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है। मोनेरा में क्या होता है? सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है। सियानोबैक्टीरिया ग्राम अग्राही बैक्टीरिया का एक समूह को संदर्भित करता है, जो जलीय और प्रकाश संश्लेषक होते हैं। इनके पास कोशिका अंगक और एक विशिष्ट केंद्रक नहीं होता है। सियानोबैक्टीरिया को नीले हरे शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
द एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। आवर्त बीजी का भ्रूण कोष बना होता है, वो बना होता है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस से, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस से। आवर्त बीजों का भ्रूण कोष, आवर्त बीजों एंजियोस्पर्म, ठीक है फ्रेंड्स। आवर्त बीजों का भ्रूण कोष 7 कोषीय 8 केंद्रक का युक्त होता है। भ्रूण कोष में मादा युग्मक या अंडाणु होते हैं और विकासशील भ्रूण के निषेचन और पोषण के लिए अन्य कोशिका होती है। मादा युग्मों को द्वित में 3 कोशिका वाले अंडाणु, 3 प्रतिव्यासांत कोशिका और 1 द्विकेंद्रीय कोशिका होती है। मेगास्पोर केंद्रक के विभाजन के परिणामस्वरूप भ्रूण कोष का निर्माण होता है। परिपक्व भ्रूण कोष में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। 1 अंडाणु, 2 सहक्रियाशील कोशिकाएं, 2 ध्रुवीय केंद्रक वाली केंद्रक कोशिका और 3 प्रतिपादक कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द जायंट रेडवुड ट्री सिक्वा सिम्परवेरेंस इज एन। विशाल रेडवुड ट्री सिक्वा होता है, ये होता है फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म। क्या होता है फ्रेंड्स? जिम्नोस्पर्म। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विशाल रेडवुड ट्री सिक्वा एक जिम्नोस्पर्म पौधा है। जिम्नोस्पर्म वो पौधा होते हैं जिनके बीज आवर्त नहीं होते हैं। विशाल रेडवुड ट्री का वैज्ञानिक नाम सिक्वा सेपवाइरेंस है। यह पौधे अमेरिका के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा पौधा है जिसकी ऊंचाई 115 मीटर तक हो सकती है। सिक्वा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिम्नोस्पर्म। The placenta is attached to the developing seed near the। विकसित होने वाले बीज में इसके एक भाग से बिंडाजासन जुड़ा रहता है। वो किसके द्वारा जुड़ा रहता है सर? हाइलम के द्वारा। विकसित होने वाले बीज से बिंजाडासन का जुड़ाव नाभिका के पास होता है। प्रत्येक बीज अंडाशय भित्ति के साथ एक छोटे वृत्त में जुड़ा रहता है जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। पूर्ण रूप से पके हुए बीज में बीजांड वृत्त के नीचे एक सूक्ष्म अंडाकार ग्रंथ होता है जिसे नाभिका कहते हैं। बीज चोल बीज का बाहरी आवरण होता है, ठीक है। बीजांड द्वार, बीजांड में उपस्थित एक छोटा सा द्वार है जो बीजांड में पराग नलिका को प्रवेश में मदद करता है। बीजांडकाय का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड एडवेंटियस रूट, उसको बोलते हैं। मूलजाभासी के अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों से विकसित जड़ क्या कहलाती है? एडवेंटियस, अनुपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ वो जड़ है जो पौधे के अन्य भागों जैसे तना, शाखा आदि से उत्पन्न होते हैं। यह जड़ मूलांकर के अलावा पौधे किसी भी हिस्से से विकसित होती हैं, उदाहरण के लिए घास, टॉर्स्टेरा, बरगद का पेड़ आदि। मूसला जड़ सीधे मूलांतर से निकलती हैं और मिट्टी के अंदर बढ़ती है, उदाहरण के लिए डाइकोट्स, सरसों। इकरा मतलब फाइबरस रूट, जड़ तने का आधार से निकलती हैं। प्राथमिक जड़ अल्पकालिक होती है और आमतौर पर इसकी जगह कई महीन रेशेदार जड़ें लगे होते हैं, उदाहरण के लिए मोनोकोट मतलब गेहूं। उसका नोडुलर रूट, ग्रंथिक जड़ फलीदार पौधे में पाई जाती है जो राइजोबियम जीवाणु के साथ सहजीवी संबंध बनाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ देम फैमिलीज फॉलो। दैनिक प्रयोग की अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है? तो वो फेवियसी। दाल किससे संबंधित है फ्रेंड? फेवियसी। फेवियसी फूल को लेगुमिनेसी फूल भी कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा फूलदार पादप है जिसमें लगभग 20,000 प्रजाति और 730 उपकुल शामिल है। यह आर्कटिक क्षेत्रों को छोड़कर पूरे दुनिया में वितरित होती है। लेगुमिनेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसमें दालें और कुछ औषधीय पौधे शामिल है जिसका उपयोग भोजन तथा औषधि के रूप में किया जाता है। यह कुल दालों तथा सब्जियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू सिस्टम फ्रॉम द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से सरल उत्तक तंत्र की पहचान कीजिए। तो ये क्या होता है? पैरेन्काइमा। सरल उत्तर क्या है फ्रेंड्स? सिंपल टिश्यू, ये पैरेन्काइमा मृदुतक, क्योंकि एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स में आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मृदुतक एक प्रकार का सर्वस्थायी उत्तक है। यह वनस्पतियों का भोजन का निर्माण, भंडारण और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मृदुतक की कोशिकाएं आमतौर पर बहुभुजी पतली भित्ति वाली जीवित होती है। जाइलम फ्लोएम बाह्य त्वचा जटिल उत्तक है क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिका से बने होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिब्लेमा ऑफ रूट्स इज इक्विवेलेंट टू। जड़ों की मूलीय त्वचा निम्नवत में किसके समान होती है? तो ये होती है एपिडर्मिस के समान, बाह्य त्वचा के समान होती है फ्रेंड्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका।
जड़ों की मूलीय त्वचा या रोमिल परत बाह्य त्वचा के समान होती है। यह मूलीय त्वचा जड़ की सबसे बाहरी परत है। यह पैरेन्काइमेट कोशिकाओं से बनी होती है। इसके एक कोशिकीय रोम होते हैं जिन्हें मूल रूप कहते हैं। इस पर क्यूटिकल और त्वचा अनुपस्थित होती है। प्रारंभ पैरेन्काइमेट्स या स्क्लेरेन्काइमेट्स कोशिकाओं की एक परत है जो त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है। अंतः त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है। संवहनीय पादप में रंभ, मूल या तने का मध्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन कॉनिफर्स फाइबर आर लाइकली टू द एब्सेंट इन, रेशे किन में अनुपस्थित रहते हैं? तो ये होते हैं सेकेंडरी जाइलम में। द्वितीय जाइलम संवहनी कैम्बियम से द्वितीय वृद्धि दौरान बनने वाले जाइलम है। कॉनिफर द्वितीय जाइलम की उपस्थिति दर्शाते हैं। रेशे स्क्लेरेन्काइमा की लंबी मोटी दीवार वाली कोशिकाएं हैं। द्वितीयक जाइलम में क्लोरेन्काइमा अनुपस्थित होता है, अतः द्वितीयक जाइलम रेशम से रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ इनामेल, इट्स नेचर इज। दांत की इनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति क्या है? बेसिक। ये क्या फ्रेंड? बेसिक। दंतवल इनामेल की कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो एक क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित होता है। यह पूरे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। कैल्शियम फॉस्फेट प्रकृति में क्षारीय होता है। यह एक क्षारीय साल्ट है जो अप्रबल अम्ल, फॉस्फेरिक अम्ल और प्रबल क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन से युक्त खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज। तो ये लेस देन 7 होता है फ्रेंड। इसका पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है 7 से कम। अमाशय में जठर रस का पीएच 2 से 5 के बीच होता है जो प्राकृतिक में अम्लीय होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है जिसका पीएच 7 से कम होता है, जिसमें अम्लीय वातावरण बनता है। जठर रस अमाशय से बनने वाली एक पाचन तरल पदार्थ है। जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड और अन्य पाचन एंजाइमों से मिलकर बना होता है। जठर रस खाद्य पदार्थों को घुलनशील बनाता है और विशेष रूप से प्रोटीन के पाचन की शुरुआत भी करता है। यह भोजन के साथ खाए गए बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। पेप्सिन एंजाइम का सक्रियण और पोषक तत्वों का अवशोषण अमाशय में अम्लीय पीएच पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज ए साल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फ्रेंड, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। जैसे देखिए 2NaOH प्लस H2CO3, ये कहा क्या बनाएंगे? Na2CO3 और 2H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक प्रबल क्षार है जबकि H2CO3 एक तरफ दुर्बल अम्ल है, इसलिए इससे बना सोडियम कार्बोनेट लवण क्षारीय प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल में कोई क्रिया नहीं करती है? तो वो क्या करती है? Fe, आयरन। बाकी सब करेंगे फ्रेंड्स। धातु ठंडे एवं गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है। वायु से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड की परत बना लेता है। यह परत पानी के अणुओं से अभिक्रिया नहीं करने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। वायु में लंबे समय तक उदयासन के सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किसके दौरान होता है? ये होता है फ्रेंड Ag2S के दौरान और Ag3N। चांदी की सामग्री लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखने पर काली पड़ जाती है क्योंकि उसमें Ag2S सिल्वर सल्फाइड और सिल्वर नाइट्रेट का निर्माण होता है। जैसे 4Ag प्लस 2H2S प्लस O2 2AgS प्लस 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म कंपाउंड Z। X लॉस इलेक्ट्रॉन, Y अगेन इलेक्ट्रॉन, Y गेन किया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय Z। एक बार देख लीजिए, X तथा Y के मध्य अपक्रिया पर यौगिक Z बनता है। X इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि Y इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित कौन सा गुण Z नहीं दर्शाता है? तो वो हैज़-लॉ MP, निम्न गलनांक, हैज़-लॉ मेल्टिंग पॉइंट। X Y के बीच अभिक्रिया करने पर यौगिक Z बनता है जहां X इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि Y इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए यह एक आयनिक अभिक्रिया है। जो Z एक आयनिक यौगिक है। आयनिक पदार्थों का गलनांक एवं क्वथनांक दोनों ही उच्च होता है। साथ ही Z यौगिक ठोस अवस्था पर पाया जाता है, इसलिए Z निम्न गलनांक के गुण को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, विच ऑफ द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्सन। निम्न परिवर्तन के लिए कौन सा अभिकर्मक सर्वाधिक उपयोग है? तो ये देखिए I2 and NOH सॉल्यूशन।
उपरोक्त अभिक्रिया में I2 प्लस NaOH विलयन मिथाइल कीटोन का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण करता है, साथ ही सोडियम फॉर्मेट को पानी भी बनाता है। टोलिन अभिकर्मक का सामान्य कार्य विभिन्न कार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति का पता लगाना है। बेंजोइल पेरोक्साइड का उपयोग मुहासे के इलाज में बाल को रंगीन करने पर टिके रहने के लिए किया जाता है। Sn प्लस NaOH विलयन अभिकर्मक कीटोन का एल्डिहाइड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस एमाइन इज। एमाइन के गैब्रियल संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का स्रोत है, ये फ्रेंड है, ये है पोटेशियम पैथेलामाइड, ठीक है, पोटेशियम थैलामाइड। एमीन गैब्रियल संश्लेषण पोटेशियम थैलामाइड सामान्यतः नाइट्रोजन का स्रोत होता है और एकल हैलाइड्स के साथ अभिक्रिया करके एमीन बनाते हैं, योगदान करते हैं। 69 फ्रेंड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। निम्नलिखित यौगिकों में क्षारीयता का सही क्रम क्या है? तो इसका है क्रम पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4। पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4 फ्रेंड्स। 2 अमीनो ग्रुप है, परिणाम स्वरूप इसके पास ज्यादा एकल युग्म लोन पेयर होगा, अर्थात इसकी क्षारकता सबसे ज्यादा होगी। जितना लोन पेयर होगा, सब ज्यादा एकल युग्म लोन पेयर होगा, उतना अधिक क्षारकता होगी। CH3 CH2 NH3 इथाइल एमीन में नाइट्रोजन पर सिर्फ एक एकल युग्म लोन पेयर है, साथ ही इथाइल ग्रुप होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, इसलिए इसका क्षारकत्व 1 से कम होगा। CH3 के होल ट्वाइस NH में एक भी एकल युग्म लोन पेयर नहीं, परंतु इसमें कोई संयोजकता क्षारीय है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, इसलिए 1 से कम व 2 से ज्यादा आता है, इसके बीच होगा। 4, इसमें एक कार्बनिक समूह के साथ एक अमीन समूह है, साथ ही संयोजकता भी कम है, इसलिए क्षारकता सबसे कम होगी। दिए गए यौगिक में क्षारकता का सही क्रम 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ ट्रेवल ए सेम स्पीड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैटर हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ये अल्फा पार्टिकल फ्रेंड्स। यदि समान चाल से चला जाए तो निम्न में से किस तरंग की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगी? तो अल्फा कण की। ये देखिए लैम्डा बराबर h/p, तो h बराबर p बराबर mv, ये निकल गया मोमेंटम इसका। लैम्डा बराबर 1/mu, तो u1 u2 नियत है, तो ये यहाँ देख लीजिए। इसलिए हल्की वस्तु या कण की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी, तो कि भारी कण की तरंगदैर्घ्य कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयन व्हिच इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप इज। ICl4-, ICl4- इसका आंसर हो जाएगा। ICl4- टेट्राहेड्रल नहीं है, बल्कि एक आयन है जो एक वर्ग की तल स्क्वायर पैमाने की आणविक ज्यामिति रखता है। Which of the following is एनहाइड्रेट ऑफ परक्लोरिक एसिड। निम्नलिखित में कौन सा परक्लोरिक एसिड का एनहाइड्रेट है? तो वो Cl2O7 है फ्रेंड। Cl2O7 डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड मुख्यतः परक्लोरिक अम्ल का एक एनहाइड्रेट है। यह निर्जलीकरण एजेंट फास्फोरस पेटॉक्साइड की उपस्थिति में परक्लोरिक अम्ल के आश्वासन द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, the extent of dissociation of PCl5 at the certain temperature is 20%. At 1 atmospheric pressure, calculate the pressure at which this substance is half dissociation at the same temperature. एक निश्चित तापमान पर PCl5 के पृथक्करण की सीमा एक वायुमंडलीय दाब पर 20% है। उस दाब की गणना करें जिस पर एक ही तापमान पर पदार्थ का आधा विघटन होता है। ये क्या होगा फ्रेंड? 0.125। ये एक्सप्रेशन दिया गया हुआ फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ भी है, ठीक है, इस पर लंबा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल इथाइल इज एंड। डाइमिथाइल ईथर बनाने में विलियमसन संश्लेषण विधि है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन फ्रेंड, विलियमसन संश्लेषण विधि जिसे विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहते हैं, ईथर बनाने के लिए एक विधि है। इस अभिक्रिया में एक अल्कोहल हैलाइड का न्यूक्लियोफाइलिक परिवर्तन एक एल्कोसाइड आयन के साथ होता है। यह न्यूक्लियोफाइड सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर अर्थात SN2 अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन CaCO3 इज। निम्न से किस पदार्थ में CaCO3 की संभावना होने की संभावना नहीं है? तो वह कैल्शियम जिप्सम में फ्रेंड नहीं है। कैल्शियम जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का एक रूप है जिसमें CaCO3 शामिल नहीं है। कैल्शियम जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2 है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। The IUPAC name of neopentyne is। फ्रेंड नियोपेंटीन का इस IUPAC नेम क्या है फ्रेंड्स? ये होगा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या होगा फ्रेंड?
2 डाइमिथाइल प्रोपेन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला होती है और 2 मिथाइल ग्रुप CH3 दूसरे कार्बन C2 पर जोड़ा जाता है। नियोपेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 77 नंबर, IUPAC नेम ऑफ K3FeCN6 इज। IUPAC नेम इसका हो जाएगा फ्रेंड्स पोटेशियम हेक्सासाइनाइड 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर विच शो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक ऑफ द एलिमेंट, मतलब आयनिक रेडियस डिक्रीजिंग ऑर्डर है फ्रेंड किसका होगा, तो ये होगा पहले ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, फिर सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का। दिए गए सभी आयनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक तत्वों में अधिक ऋणावेशित आयन की त्रिज्या अधिक तथा अधिक धनावेशित आयन की त्रिज्या कम होती है, इसीलिए तत्वों की आयनिक त्रिज्या का घटनाक्रम ऐसे है। 79 का फ्रेंड, इफ द फॉलोइंग क्लोराइड रिएक्शन द कंपाउंड A एंड B रिस्पेक्टिवली, निम्नलिखित में रासायनिक प्रतिक्रिया में यौगिक A और यौगिक B क्या है, तो यौगिक A है आपको बेंजीन और यौगिक सेकेंड है बेंजोनाइट्रिल। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। बेंजोनाइट को Na2 और HCl के साथ 278 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराने पर बेंजोनाइट का नाइट्रोजन ग्रुप हाइड्रोजीनियम यूनिट बदल जाता है, जिसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। फिर जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CuCN के साथ अभिक्रिया करता है तो डाइजोनियम समूह CN समूह में बदल जाता है और परिणामस्वरूप बेंजोनाइट्रिल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व ऑफ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है फ्रेंड, अनचेंज होता है, वो क्या होता है, अनचेंज रहता है, अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को कम या तेज करना, इसीलिए परिणामी ऊर्जा अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 0.9 ग्राम लीटर इनवर्स, व्हाट विल द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, तो इसका यदि रक्त की ग्लूकोज की सांद्रता 0.9 ग्राम लीटर है तो ग्लूकोज की मोलरिता क्या होगी, तो फ्रेंड इसका पहले आप 180 ग्लूकोज का आणविक भार क्या होता है, मोलर वेट 180 ग्राम, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, और 1 लीटर रक्त की ग्लूकोज की मोलों की संख्या n बराबर 0.9 इंटू 180, तो ये इतना मोल निकल गया। अब ग्लूकोज की मोल रहता है तो मोलों की संख्या 5 इंटू 10⁻³ है, आयतन लीटर में 1 लीटर है, तो ये इसका आंसर मोलरिता हो जाएगा। मोलरिटी इसका 0.005 मोल। ग्लूकोज की मोलरिता क्या होती है, 0.005 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू, पदार्थों की ऊर्ध्वापतन में की एंथैल्पी बराबर होती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ऊर्ध्वापतन की एंथैल्पी, संलग्न की एंथैल्पी और वाष्पन की एंथैल्पी H सब्स्टिट्यूट प्लस H फ्यूजन प्लस H वेपोराइजेशन। एंथैल्पी पूर्ण ऊष्मा किसी पदार्थ या निकाय की आंतरिक ऊर्जा और दाब पर आयतन के गुणनफल पीवी के योग के बराबर होती है, इसे H से प्रदर्शित किया जाता है फ्रेंड्स। H बराबर E प्लस PV। ठोस से वाष्प में, ऊर्ध्वापतन प्रक्रिया में ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन कौन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो इसका आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होते हैं, इसीलिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। 2NaAgCN2 प्लस ZN Na2ZN प्लस CN के होल 4 प्लस 2Ag, इसमें ZN और ZN2 प्लस का ऑक्सीकरण तथा Ag प्लस का Ag में अपचयन हो रहा है। निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस ए बफर सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम, निम्नलिखित किसमें समान आयतन में मिलाए जाने पर बफर विलयन प्राप्त होता है, तो उसका हो जाएगा 0.1 मोल डेसीमीटर इनवर्स CH3COONA। ठीक है फ्रेंड्स, बफर विलयन में अम्ल क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर उनके pH मान को कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है, इसके उभय प्रतिरोधी विलयन भी कहते हैं। बफर
विलयन बनाने के लिए हमें एक दुर्बल अम्ल और उसके लवणीय प्रबल क्षार की और दुर्बल क्षार के साथ लवणीय प्रबल अम्ल की आवश्यकता होती है। दिए गए विकल्प में दुर्बल अम्ल CH3COOH और उसके लवण CH3COON एक प्रकार प्रबल क्षार है। NaOH के साथ मिलाने पर एक फिर बफर विलयन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट अ प्लेस वेयर रिवर्स मीट एट द सी। नदियों और समुद्रों के मिलने के स्थान पर डेल्टा बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? तो वो कोगुलेशन, संकदन। नदियों और समुद्र के मिलने के स्थान पर डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रक्रिया संकदन जमाव है। चूंकि नदी का पानी रेत, मिट्टी आदि कोई ठोस कणों का एक कोलॉइड विलयन नहीं होता है, समुद्री पानी में विद्यमान इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl कोलॉइडल विलयन का संकदन जमाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अरेंज द फ्लोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विथ प्रोपेन। निम्नलिखित हाइड्रोजन हैलाइड के प्रोपेन के प्रति उनकी बढ़ते हुए अभिक्रियाशीलता के अनुसार जानिए। तो ये पहले HI, HBr और HCl, जब प्रोपीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो उनकी घटती हुई अभिक्रिया HI, HBr, HCl है। हैलोजन की बढ़ते हुए कण के साथ उनके संगत हाइड्रोजन हैलाइड HX वंश छीन हो जाता है, अतः हाइड्रोजन हैलाइड के प्रोपीन के साथ अभिक्रिया कर ये बनाता है HI, उससे ज्यादा HBr और फिर उससे कम HCl। Which of the following type of reaction is taking place in the chemical equation given below? PbNO3 के whole twice plus 2Kl PbL2 plus 2KNO3 दिए गए समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड, इसका यहाँ हो रहा है और इसका यहाँ हो रहा है फ्रेंड्स। दिए गए रासायनिक समीकरण PbNO3 के whole twice plus 2PbL plus 2KNO3 में दोहरी विस्थापन की प्रक्रिया होती है। दोहरी विस्थापन प्रक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक पदार्थ दो नए यौगिक बनाने के लिए अपने आयनों पर का परस्पर आदान प्रदान करते हैं जो प्रायः अवक्षेप होते हैं। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण AgNO3 NaCl plus AgCl NO3 है। IUPAC नेम ऑफ M-Cyrasol इज 3-methyl phenol है, 3-methyl phenol। M क्रिसोल का IUPAC नेम 3-methyl मेथिल फिनॉल है। ठीक है फ्रेंड्स, द रिग्रेट विच डज नॉट रिएक्ट विथ बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड, वह अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है, तो वह फ्रेंड्स फेलिंग सोल्यूशन। वह अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है फेलिंग सोल्यूशन कहते हैं। फेलिंग विलयन एक दुर्बल ऑक्सीकरण एजेंट है जो बेंजल्डिहाइड जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसीटोन जैसे कीटोन को ऑक्सीकरण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकमिस्टर फ्लोरीन इज ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, ये कार्बन का है फॉर्म बकमिस्टर फ्लोरीन। बकमिस्टर फ्लोरीन कार्बन का अपरूप एलोस्टोप है। यहाँ एक घनी बॉल की तरह होता है जो एक 60 बॉल पर 60 रन मारता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, up to which element the law of octave was found in the applicable, किस तत्व का अष्टक का नियम लागू हो पाया? तो ये कैल्शियम पर फ्रेंड। ऑक्टेट या अष्टक का नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। अष्टक के नियम अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को उनके द्रव्यमान संख्या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तब प्रत्येक 7 तत्वों के बाद तत्व के समान भौतिक और रासायनिक गुण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, which among the following element has the largest atomic radii, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता त्रिज्या सर्वाधिक है? तो वह है पोटेशियम की। आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? परमाणु त्रिज्या घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या निहित होती है जबकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार दिए गए तत्वों में पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड सॉल्यूशन है ये, ठीक है, फिजिकल न्यूमेरिकल। which will be the molarity of solution which contains 8.85 ग्राम of NaCl as per 500 ml, उस विलयन की मोलरिता क्या होगी जिसकी प्रति 500 ml में 5.85 NaCl ग्राम घोला है? तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा C 0.2 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन CO2, CO2 में कार्बन के द्रव्यमान कितने प्रतिशत होती है? तो वो 28.7%। कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु द्रव्यमान 44 हो गया, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12 हो गया। कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत 12/44 गुने 100 बराबर 27 गुने 27।
द पेयर ऑफ आयन हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है? तो Fe3 प्लस प्लस और Mn2 प्लस। Fe का परमाणु क्रमांक 26 है, इसलिए Fe के 3 पास 23 इलेक्ट्रॉन होंगे। Mn का परमाणु क्रमांक 26 है, इसलिए Mn2 प्लस के पास 23 इलेक्ट्रॉन होंगे। Cr के पास क्रमांक 24 है, इसलिए Cr3 प्लस के पास 21 इलेक्ट्रॉन होंगे। CO का परमाणु क्रमांक 27 है, इसलिए CO3 इतना जितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस किया उतना यहाँ माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ionization enthalpy of sodium, magnesium, aluminum and silicon in order is called NaMgAlSi. Which of the following species has tetrahedral geometry? तो ये BH4 माइनस हो जाएगा फ्रेंड। निम्नलिखित स्पीशीज में कौन सी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है? तो B4 माइनस। B4 माइनस चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, NH2 माइनस कोणीय एंगुलर, CO3 2 माइनस त्रिभुजीय तल ट्राइगोनल पैनल, H3O त्रिभुजीय पिरामिडल। 98. What is the SI unit of viscosity coefficient? Viscosity coefficient का SI unit क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स 2। स्टोक के नियम से F बराबर 6 पाई एन आर वी, तो 5 बराबर F बाई 6 पाई आर वी। सान्द्रता गुणांक n की इकाई, बल की इकाई, दूरी की इकाई, वेग की इकाई ये होता है। 99 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द स्पेसिफिक हीट विल बी, तो वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। यदि गैस का आयतन घटकर अपने मूल आयतन का आधार रह जाता है तो विशिष्ट ऊष्मा का मान अपरिवर्तित रहेगा। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ का आंतरिक गुण इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए यह आयतन पर निर्भर नहीं करता। इसलिए यदि गैस का आयतन घटाकर अपने मूल आयतन का आधा रह जाता है तो विशिष्ट ऊष्मा का मान अपरिवर्तित रहता है। लास्ट क्वेश्चन आज का फ्रेंड्स, फॉर द रिएक्शन H2 plus I 2HI, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज डेल्टा G नॉट 0, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K वुड बी। अभिक्रिया H2 गैस I 2BHI जनक मानव मुक्त ऊर्जा डेल्टा G 0 है, साम्य स्थिरांक K का मान क्या होगा? तो इसका होगा फ्रेंड K बराबर लेस देन 1। चूंकि मानक मुक्त ऊर्जा डेल्टा G बराबर 0 का मान दिए गए क्रिया के साथ धनात्मक है, इसलिए साम्य स्थिरांक K का मान 1 से कम होगा, क्योंकि धनात्मक मुक्त ऊर्जा प्रदर्शित करता है। यह एक अभिकारक उत्पादन से अस्थायी है। फ्रेंड्स ये आज का भी खत्म हो गया। आज का वो जो था क्या बोलते हैं उसको, 15 सितंबर 2020 का था ये पेपर 1 साइंस। ठीक है, थैंक यू।